विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और वाराणसी जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां पर पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। वह सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ पीएम मोदी दोपहर करीब 1:15 पर वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। वे वाराणसी के लिए लगभग आपको बता चले 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पूरे भारत की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने संबंधी देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी और इसी के साथ साथ PMASBY का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आपको बता चले विशेषकर गहन चिकित्सा सुविधाओं तथा प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौजूद कमियों को दूर करना है। ये योजना विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को समर्थन प्रदान करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से गहन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्घाटन किए जाने वाले 9 मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। अमित शाह आज पहले पुलवामा के लेथपोरा में पुष्पांजलि समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद जवानों के साथ वो समय बिताएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि शाह शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात भी करेंगे और इसी के साथ साथ वह SKICC में शाम 6 बजे के आसपास एक रैली को भी संबोधित करेंगे। एक दिन पहले आपको बताते चले अमित शाह ने रविवार को जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और भारतीय सीमा की रखवाली करने वाले जवानों की वीरता को सराहा था। BSF के जवानों से बात की और कहा था कि वे बेफिक्र होकर देश की रक्षा करें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवारों का ख्याल रखेगी। शाह ने सीमा के आखिरी हिस्से मकवाल का भी दौरा किया था और निवासियों से कहा था कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों में हर सुविधा उपलब्ध कराने और विकास सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने बताया था कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ शाह ने मकवाल सीमा का अग्रिम चौकी का दौरा किया था, जहां उन्होंने BSF जवानों से मुलाकात भी की थी और उनके साथ समय भी बिताया था। इसी के साथ साथ शाह ने बाद में कहा था कि सभी देशवासियों की तरफ से मैंने हमारे सुरक्षा बलों की वीरता को सलाम किया और अपना आभार भी व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश की रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से समर्पित। शाह ने कहा, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आपको बिना किसी चिंता के देश की रक्षा करनी चाहिए। मोदी सरकार आपके परिवारों का ख्याल रखेगी। चलिए बंगाल को रुक करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया था कि त्रिपुरा में यदि राजनीतिक विरोधी रैलियां निकालने का साहस करते हैं तो बीजेपी उन्हें पीटती है और महिला सांसद को भी नहीं बख्शा जाता। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास शुक्रवार को एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव पर कथित रूप से हमले करने का जिक्र सामने आया। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी 35 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि कोरोना सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर है, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्यों नहीं। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया है कि पश्चिम बंगाल ने 14 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की थी, लेकिन राज्य को 7 करोड़ डोजेस दी गई। ममता बनर्जी ने रैली के दौरान सवाल किया कि जब कोई छात्र कोवैक्सीन लगवाने के बाद विदेशी यात्रा नहीं कर सकता है तो मोदी ने वैक्सीन लगवाने के बाद कैसे यात्रा कर ली। उन्होंने कहा कि WHO से कोवैक्सीन को मंजूरी आखिर क्यों नहीं मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से सोमवार को तीसरी बार NCB ऑफिस में बॉलीवुड एक्ट्रेस और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से पूछताछ की जाएगी। अनन्या को आपको बताते चले सुबह 11 बजे बुलाया गया है। इससे पहले अनन्या पांडे ड्रग्स के केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन NCB के सामने पेश हुई थी। वहां पर NCB ने उनके करीब
4 घंटे तक पूछताछ की थी। एनसीबी क्रूज पोस्ट से ड्रग्स मिलने के मामले में जांच कर रही है और इस संबंध में शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच व्हाट्सएप पर हुई कुछ चैट्स मिली थी। उन्होंने कहा था कि एनसीबी अधिकारी चैट के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए गुरुवार को अनन्या को कार्यालय बुलाया गया था, जहां उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। एनसीबी ने गुरुवार को अनन्या का लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इस चैट में यह आरोप लगाया जा रहा है कि अनन्या गांजे से जुड़ी बातें करती हुई नजर आ रही हैं। आरोप यह भी है कि आर्यन उस चैट में गांजा अरेंज करने की बात कर रहे थे। हालांकि पहले दिन पूछताछ के दौरान अनन्या ने आरोपों से इनकार कर दिया था। एनसीबी के उप महानिदेशक अशोक मुथा जैन ने कहा है कि जारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनन्या को सोमवार को फिर से बुलाया गया। सूत्रों ने बताया है कि जांच के दौरान एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच व्हाट्सएप पर हुई कुछ चैट्स मिल चुकी हैं। तो टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत के अलावा सभी भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। दुनिया भर के फैंस की निगाहें भारत और पाकिस्तान के इस महामुकाबले पर टिकी हुई थी। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिसकी वजह से टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। उनके अलावा केएल राहुल भी केवल 3 रनों का योगदान दे सके थे। दोनों ओपनर्स की खराब बल्लेबाजी का खामियाजा टीम इंडिया को आगामी भुगतना पड़ा। तो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब सिर्फ 5 ही दिन शेष बचे हैं। 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। एक ओर सीएम नीतीश कुमार सोमवार से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने उतरेंगे, तो वहीं लालू यादव भी बिहार पहुंच चुके हैं। कुशेश्वर स्थान व तारापुर उपचुनाव की गर्मी सोमवार से बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको बता चले मंगलवार को भी मुख्यमंत्री की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा में है। सोमवार को नीतीश कुमार दोपहर करीब 11:45 पर कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के खेत मैदान और धबैलिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज चुनावी सभा के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल हैं। सोमवार को ही मुख्यमंत्री की दूसरी सभा तारापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ईदगाह मैदान गाजीपुर में होगी। सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस दौरान भी मंच पर एनडीए के कई कद्दावर नेता और राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहे। 26 अक्टूबर को नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, विजय कुमार चौधरी और मुकेश सहनी भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता चले चुनावी कार्यक्रम के बारे में कार्यालय सचिव संजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि सभी हवाई मार्ग से पटना से जाएंगे। पहली चुनावी सभा दोपहर 11 बजे तारापुर विधानसभा क्षेत्र के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के खेल मैदान में होगी। वहीं दूसरी सभा 12:30 पर जगन्नाथ उच्च विद्यालय के खेल मैदान टीटिया में होगी, जबकि तीसरी सभा कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 2:30 पर खेत मैदान गयासपुर में होगी और इसके साथ आपको बता दें पटना रवाना सभी हो जाएंगे। उधर दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रविवार को पटना पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है 26 और 27 को लालू यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लालू यादव के बिहार आने से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आज लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय जा सकते हैं और आज ही उनकी चुनावी सभा के बारे में पूरी कार्यक्रम की लिस्ट भी जारी हो सकती है कि वह तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कब लोगों को आरजेडी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। तो एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच आज से भारतीय सेना की 4 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस 28 अक्टूबर तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सीमाओं की सुरक्षा पर मंथन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में थल सेना प्रमुख सहित सेना की सभी 7 कमान के कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे। सेना के प्रवक्ता कर्नल राकेश चमोली को मुताबिक आपको बता चले आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित वायुसेना और नौसेना प्रमुख भी संबोधित करेंगे। सशस्त्र सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि हर साल अप्रैल और अक्टूबर माह में आयोजित होने वाला आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है। सम्मेलन वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है, जिसके माध्यम से भारतीय सेना महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार विमर्श कर सकती है। कॉन्फ्रेंस के जरिए थल सेना के टॉप कमांडर, रक्षा मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा का एक औपचारिक मंच भी है।
इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व द्वारा वर्तमान और उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर मंथन तो किया जाएगा। सीमाओं पर स्थिति और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे साउथ ब्लॉक में होगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने अपने दिल्ली के दौरे के एक सप्ताह बाद अब खुद भी राहुल गांधी से मुलाकात की खबरों का खंडन कर लिया। गहलोत ने साफ कहा है कि उनके राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं होगी। अशोक गहलोत ने इस सियासी मुलाकात की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा है कि जब तक मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक अफवाहें चलेंगी। गहलोत ने कहा है कि 16 अक्टूबर को राहुल गांधी से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, केवल एआईसीसी में बैठक में मिले थे। करीब 4 दिन पहले गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस मुलाकात की खबरों को गलत बताया था। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को हाल ही में मिली बड़ी जिम्मेदारियों पर गहलोत ने कहा था कि यह प्रदेश का सौभाग्य है। राजस्थान के नेताओं कार्यकर्ताओं में कर्मठता है। राजस्थान के काफी लोग पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों को यह सोचकर जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि वे पूरी निष्ठा और कर्मठता से काम करते हैं। कांग्रेस के जन जागरण अभियान को लेकर गहलोत ने कहा है कि महंगाई को लेकर यह अभियान है। राजस्थान में हमने इसे लेकर चर्चा की। नवंबर में अभियान को बहुत अच्छी तरीके से चलाया जाएगा ताकि महंगाई का मुद्दा केंद्र की नजर में न आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा केंद्र के एजेंडे में नहीं है। हम दबाव बनाकर केंद्र सरकार को जगाएंगे। जनता त्राही त्राही कर रही है। चलिए, इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।